न्यायाधीश से आग्रह करता हूं कि आपने कहा है ये बात कि अभी तो आप पैसा जमा कीजिए, पहला है पैसा लेना और फिर वापस करना। तो वापस करने का क्या रोड मैप है, इसके लिए पीआईएल है कि अगर अदालत ये चाह रही है कि हमने बोल दिया और हो गया मामला, तो इसके लिए पीआईएल है। तो इसलिए निवेशकों को बिल्कुल धैर्य से रहना चाहिए कि मैंने इसे अपना मिशन बनाया है कि आपको पैसा दिलवा के रहूंगा। अब आप लोग बोलिए साहब, आपको क्या लगता है? बोलिए, कौन बोलेंगे साहब? ये विजय महाराष्ट्र से बोल रहे हैं, विजय बारे। हाँ, बहुत बोलिए विजय भाई, बोलिए। महाराष्ट्र में आप कहां से हैं विजय भाई? जी जी जी, धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है सर? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल क्लियर है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आशुतोष जी, आपका मैं करबद्ध तरीके से धन्यवाद करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति इस मैटर को उठाया और पब्लिकली इस पूरे श्रृंखला को आप लेके चल रहे हो। मैं कई दिनों से इसमें जुड़ रहा हूं, देख रहा हूं, आज मौका मिला मुझे बात करने का, तो इसके लिए आपको ग्रेट सैल्यूट है सबसे पहले। क्योंकि आज तक सर बहुत सारे हिंदुस्तान में बड़े बड़े पत्रकार आए, कई न्यूज नेटवर्क है, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म खड़े हुए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के अंदर इस तरह की जज्बा नहीं आया कि एक पब्लिक मैटर को लेके वाद विवाद, कौन झूठा कौन खरा कौन सच्चा, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को उठाना और सुप्रीम कोर्ट चाहे हो या सेबी हो चाहे सहारा हो, इन सब बातों को लेके आप जिस बेबाकी के साथ है, उसके लिए मैं फिर से एक बार महाराष्ट्र से, नागपुर से, पूसद कार्यालय से आपको नमन वंदन करता हूं। मैं एक फ्रेंचाइजी प्रबंधक हूं। सबसे पहले तो मेरा नाम विजय शिवशंकर बारे, पूसद, डिस्ट्रिक्ट यवतमाल, जो पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। आत्महत्याग्रस्त जो जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है, उस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूं। तो आपको मैं नमन वंदन इसलिए कर रहा हूं कि सर आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, एक प्लेटफॉर्म दिया, और एक अच्छा मुद्दा ये भी रहा कि इसमें जितने भी लोग हैं सहारा इंडिया में, जितने काम करने वाले कार्यकर्ता हो, निवेशक हो, या इसके अलावा भी बाहर के लोग हो जो इस मैटर को समझना चाहते हैं, इन सबके लिए आपने एक द्वार खोल के रखा है और एक बहुत अच्छा शानदार मौका आपने दिया कि हम लोग अपनी बातों को आप तक पहुंचा सकते हैं। चाहे प्रबंधन की बात हो, क्योंकि देखिए एक चीज को मैं जरूर कहूंगा कि 1978 से लेके 2024 आज टिल डेट तक मैं अपने कार्यालय से बात कर रहा हूं सर, और मेरा कार्यालय खुला है। मैं सहारा इंडिया के फ्रेंचाइजी कार्यालय से बात कर रहा हूं, मेरा कार्यालय खुला है, आप देख सकते हो। और ये भी बात है कि 5,500 कार्यालयों में से कुछ कार्यालय बंद है, कुछ कार्यालय आज भी शुरू है। तो बात यहां पर यह आ रही है कि 40-45 साल से अगर कोई कार्यकर्ता एक जमा करता तो 2 मिनट के वो लिए निवेशक है, उसके लिए इंटरेस्ट है और उसके लिए सारी व्यवस्था है। बट एक कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, आज उसकी रोजी रोटी के ऊपर से बहुत बड़ा संकट आया है। और ये संकट आज से नहीं, 2012 से लेके 2024 आज 12 साल पूरे हो गए। 12 साल में ना न्याय प्रणाली को इसकी कोई चिंता सताई, ना विरोध में बैठा हुआ सेबी। ये सेबी वालों की अगर 6 महीने की सैलरी रुक जाए तो उनको नानी याद आती थी या आ जाएगी। कहने का तात्पर्य मेरा यहां पर यही है कि आज अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो वो सहारा का कार्यकर्ता है, दोनों तरफ से। एक उसने अपना और अपने जमाकर्ताओं का पैसा लगाया, वहां से भी वो परेशान है। आज वो अपनी दाल रोटी रोजी रोटी नहीं चला रहा है और वो कहीं पर किसी शादी ब्याह या मरण धर्म श्राद्ध कर्म में भी नहीं जा सकता हो। और मैं सहारा इंडिया को भी नमन वंदन करता हूं कि 45 साल से इस तरह से प्राइवेट सेक्शन में रहना और अपने कार्यालय को भी चालू रखना, इस विवाद को भी झेलना, 15,000 करोड़ रुपए वहां जमा भी करना, इतनी आसान बात नहीं है ये। कई संस्थान आपने देखे होंगे आदरणीय सर, कई संस्थान ऐसे हैं जो पैसा जमा हुआ, उनकी प्रॉपर्टियां जमा हुई, संपत्ति जमा हुई, आज तक उनका पता नहीं है। यही से भी हमारा नियामक ना उनका कोई जांच किया, ना कोई संपत्ति बेचा, ना निवेशकों को पैसा लौटाया। तो यहां पर केवल सहारा दोषी नहीं है। सहारा दोषी इसलिए था कि उसके ऊपर जिस तरह का लॉकिंग लगाया गया, जिस तरह का आज देखा जाए, आज वो लॉकिंग खुला है कि कहीं ना कहीं वो ज्वाइंट वेंचर में जा सकता है, कहीं ना कोई निवेशक आ सकता है। आज मैं आपके साथ अगर किसी प्रॉपर्टी की डील कर रहा हूं और मेरी प्रॉपर्टी मान के चलिए कोर्ट के दायरे में है,
तो ऐसे परिस्थिति में क्या उसको आप खरीद पाएंगे? क्या आप मेरे साथ डील करोगे? ये बात जो अभी आपने शुरू से जो 10 मिनट का जो आपने बहुत अच्छी तरीके से मंथन किया, इन सब बिंदुओं पे चर्चा करनी चाहिए थी। 5,120 करोड़ रुपया जिस दिन दिया था, उसी दिन से पैसा लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी, उसी दिन से। और ये आप यहां उपस्थित सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले 5,120 करोड़ रुपए को दिया गया है, एक पहला चेक दिया। और इतनी बड़ी राशि जमा करने वाला पूरे हिंदुस्तान में सहारा इंडिया ही एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने एक झटके में 5,120 करोड़ रुपए का चेक दिया था। और वो भी कहा था कि 95% लोगों का पैसा हमने दिया है, और जो भी शेष है या उसके ऊपर ब्याज भी बनता है तो आप लीजिए। तो वो होता है, अगर आपको देना है, आपको किसी तरह से आपको आगे चलाना है, नहीं चलाना ये बात नहीं, आपके मंशा अगर सही होती, निवेशकों का पैसा आपको सही मायने में देना होता, तो वो पैसा उसी समय देना शुरू हो जाता। बट आदेश मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 24-25 हजार करोड़ रुपए आपको जमा कराना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है महोदय कि 25,000 करोड़ जब जमा होगा तब दिया जाएगा। भाई आपके पास पैसा था, आपने देना शुरू कर देना चाहिए, एक व्यवस्था बनानी चाहिए थी। व्यवस्था तो सब कुछ आपके हाथ में थी, सारा न्यायिक तंत्र आपके पास था, आप एक देश की बड़ी नियामक संस्थान हो, अकेली एकमेव ऐसी सेबी रजिस्टर्ड संस्था है जिसमें आज पूरा शेयर मार्केट वो चलाती है। हजारों लाखों करोड़ रुपया एक उनके जैसा कल आप देख रहे होंगे माननीय आदरणीय माधवी बुच के ऊपर एक छोटा सा एक क्या कहेंगे उसको जांच की प्रक्रिया की बात हुई तो 1100 पॉइंट मार्केट गिरा, 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उसके जिम्मेदार कौन है? कोई सवाल नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, हम घूमे एक ही जगह, सहारा इंडिया ठीक है, सहारा इंडिया का जो मैटर चल रहा है मैं हम 2 मिनट के लिए उसको बाजू में रखे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप एक नियामक हो, नियामक का पहला प्रथम कर्तव्य है कि आप जो भी सोचेंगे वो निवेशकों के हितों के लिए सोचे, आपकी पहली जिम्मेदारी है। ठीक है, हम अगर सहारा इंडिया 2 मिनट के लिए अगर डिफॉल्टर है, उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसके आपके नजर में ऐसा लगता है कि ये दोषी है, तो वो एक अलग चीज है। दोषी है तो उसको आप पेनल्टी करिए। आपने सारी कार्रवाई की पूरा सूझ बुद्धि के भावना से कि ये करेंगे, वो करेंगे, जेल में डालेंगे, ये करेंगे, क्या हुआ? इससे एक आम आदमी का पैसा मिला? सेबी ने पूर्ण रूप से कोई ऐसी व्यवस्था दी जो उसको देनी चाहिए थी। उसमें कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट 2012 से लेके 2016 तक लगातार ये मामले होते गए आदरणीय, और ऐसे परिस्थिति में कोर्ट ने कोई एक भी इस तरह का संशोधन नहीं दिया। हाँ, कोर्ट ने पैसे वसूलने के लिए बहुत सारी चीजें की, प्रॉपर्टियों को बंधक किया, एम्बेवली को लिया, लिक्विडेटर बिठाया, फिर वापस लिक्विडेटर, मैं वहां भी जाके आया हूं, महाराष्ट्र से ही हूं, और मेरे यहाँ से 300 किलोमीटर एम्बेवली है। 4,000 लोग एक रोजमर्रा की जिंदगी में वहां काम करते हैं सर। 4,000 लोग घास काटने का, झाड़ों को, पेड़ों को एक पानी देने का, जल प्रवाहित करने का काम वो लोग करते हैं। उन लोगों को 1 साल तक भूखा रहना पड़ा। तो इससे क्या हुआ? आपने तो सहारा इंडिया के सारे कर्मचारियों को भी बर्बाद किया। अगर आशुतोष पाठक जी एक इंसान है, उनको सारे अधिकार है, तो विजय बारे को भी उतने ही अधिकार है। इस देश में संविधान ने सबको अपना एक अधिकार दिया है, तो हमारे अधिकार का उपयोग क्या हुआ? 12 साल में मेरे यहां से कई लोगों ने आत्महत्याएं की, कई लोग जो है मृत्यु शैया पे है। आज भी कुछ लोग इतने परेशान है कि जो लोग अपना इलाज नहीं कर पा रहे, तो उसकी व्यवस्था के लिए आपने क्या किया? हम लोग क्या कर रहे हैं कि सहारा ने ऐसा किया, लेकिन भैया सहारा ने जो किया नहीं किया उसका अलग चीज है, लेकिन उसने 15,000 करोड़ से पहले 5,120 करोड़ रुपए दिया था। और 5,120 करोड़ आदरणीय आशुतोष पाठक जी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आपको अच्छे से पता होगा कि अनिल अंबानी साहब के 5,000 करोड़ के लिए ही पूरा कंपनी को जो है उनको क्या करना पड़ा, क्या नहीं, आप सब जानते हैं इस चीज को। एक बहुत बड़ी राशि होती है और कई हजारों, करोड़ों, लाखों लोगों का भला हो सकता है। आज जो पोर्टल कर रहा है सहकारिता में आके, वो चीज उस समय भी हो सकती थी। अच्छा, दूसरा विषय यहां पर यह है कि जो संस्था आरएनबीसी के एक्ट में काम की है और उसने 72,000 करोड़ से अधिक का भुगतान 2006-07 में किया, इतनी अनुभवी संस्था के ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है।
कि आपका मकसद ये था कि भैया आपने जिस जमाकर्ताओं का पैसा लाया, आप और हम मिलकर प्रयास करते कि उस जमाकर्ता तक हम पैसा पहुंचाएंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य इतना ही है कि इस जो भी आज हम लगभग 12 साल से इसमें लगातार प्रयास कर रहे, राहत तो आज मिली सर, हमें सहारा इंडिया को राहत आज मिली कि उसको कम से कम ये अधिकार मिला कि वो ज्वाइंट वेंचर में जा सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी का डील कर सकता है। और संस्था को अगर देना नहीं रहा होता तो आप मुझे बोलना उचित नहीं होगा, बहुत सारे लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। संस्था खड़ी नहीं रहती थी। आज मैं अपने ऑफिस से आपसे बात नहीं करता, सहारा के ही ऑफिस में खड़ा हूं, बैठा हूं। भगोड़े नहीं है हम खड़े हैं, लड़ाई का इंतजार कर रहे हैं। मानते हैं हम पर कि परिस्थितियां जो भी उत्पन्न हुई है उसको समायोजित तरीके से काम किए करेंगे तो उसमें कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना ये कोई मानसिकता नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होना है। हाँ, एक चीज जरूर है कि इसमें जितने भी लोग हैं, चाहे वो सेबी हो, सहारा इंडिया हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, इन तीनों ने मिला के जिस तरह से आज जो मुद्दे पे बात आ रही है, इस मुद्दे को लेके शुरुआत से ही अगर बात की होती कि 5,120 करोड़ आपका आया तो आपने तुरंत सेबी से कहा होता कि इसका कोई एक प्लान बनाइए और भुगतान चालू करिए, और अगली सुनवाई में आप हमें बताइए कि कितने लोगों का भुगतान आपने दिया, फिर हम सहारा से और पैसा लेंगे। ठीक है, आदेश है 24,000 25,000 करोड़, लेकिन 25,000 करोड़ रुपया जमा होने तक अगर और 10 साल लगेंगे तो तब तक तो सारी जनता जो इसमें इन्वेस्टेड है वो तो मर जाएगी, डूब जाएगा, सब कुछ खत्म होगा। और सब कुछ खत्म होने के बाद आप देंगे किसको पैसे? जिस व्यक्ति का पैसा है उस व्यक्ति को अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो केवल सहारा दोषी नहीं है। और अगर सहारा दोषी होता तो सर पिछले 44 साल में से अगर आप ये 8-9 साल निकाल दिए तो उससे पहले सारी व्यवस्थाएं काउंटर से होती थी, भुगतान भी होता था, लोगों को पैसा भी मिलता था। और ऐसे ही नहीं चला ये 1978 से लेके 2012 तक ये जो सारा चीज चला संस्था का, वो बिना पैसे का नहीं चला। कई हजारों करोड़ों का भुगतान वहां हुआ, लोगों को अकाउंट में पैसा मिला, काउंटर से कैश मिला, जिस समय जो व्यवस्थाएं थी। तो ऐसा नहीं कि सहारा इंडिया ने केवल लिया ही लिया। हाँ, कुछ स्थिति परिस्थिति इस तरह से उसके सामने प्रस्तुत की गई है कि उसको कोई दूसरा इलाज नहीं था। अगर सेबी इस रुख पे अड़ा रहा कि जब तक 24,000 करोड़ आप जमा नहीं करोगे तब तक हम जांच नहीं करेंगे, ये तो बड़ा अन्याय हुआ भाई। जांच छोड़िए, जांच बाद में करिए, लेकिन जो लोग आपके पास आवेदन कर रहे हैं उसको आप पैसा लौटाइए। लेकिन वो काम नहीं हुआ। इसमें कोर्ट ने ये भी नहीं कहा कि आपको जांच करनी पड़ेगी। मिनिमम 5,120 करोड़ आप ले रहे हो, पैसा किस बात का लिया आपने? फिर 5,120 करोड़ अगर आपने स्वीकारा, आपको एक्स्ट्रा अकाउंट में गया तो 5,120 करोड़ रुपए की तो जांच होनी चाहिए कि इतने निवेश आप आइए और तुरंत हम पैसा देंगे। नहीं आते हैं तो सहारा को ऑर्डर कर देना चाहिए था, या सहारा के साथ उन्होंने एक ज्वाइंट इस तरह से एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था कि हम उन जमाकर्ताओं तक घूमेंगे। आज तक रोशन लाल नहीं मिला। तो केवल एक उंगली उठाना, ठीक है, मानते हैं कि सहारा कहीं दोषी होगा भी, बट ये इसका ये नतीजा नहीं है कि जो संस्थान 40 साल 45 साल से काम कर रहा है, 15 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है, और ऐसे में उन्होंने कई लाख करोड़ों का भुगतान किया। आरएनबीसी के साथ उन्होंने 20 साल काम किया, 72,000 करोड़ का भुगतान अपने काउंटर से किया। तो ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं थी, उसको भी अनुभव था, उसके पास सारी चीजें थी। अगर आप एक अन्यायपूर्ण तरीके से उसके ऊपर प्रहार करोगे, कोई भी टूटेगा। और आपको उसमें कोई ना कोई, जिस तरह से संशोधन आज दिया, ये संशोधन आप बीच में भी कर सकते थे। कहीं ना कहीं आपने भी इस मामले को, मतलब कोर्ट ने भी इस मामले को आराम से चलने दिया, और सेबी को तो कोई मतलब नहीं, वो तो आज भी कह रहा है कि और पैसा चाहिए। भाई ठीक है, पैसा आपको मिलता रहेगा, लेकिन आप देने की प्रक्रिया करिए, जांच प्रक्रिया करिए, वो 127 ट्रक को आप चेक करिए, वो भी काम आपका है। तो केवल सहारा को दोषारोपण करने से पैसा नहीं मिला और ना ही मिलेगा। सहारा को जितनी गालियां देना है उससे क्या फायदा? हाँ ठीक है, अगर कोई संस्थान आज अगर सर शेयर दिया, मैं ये कह रहा हूं जी सर, एक पल के लिए मान लेता हूं कि सहारा ने सबसे बड़ा फ्रॉड किया निवेशकों के साथ, ये मान लिया, ये तय हो गई, बात तय हो गई। अब जब तय हो गई कि सहारा फ्रॉड है, तो फ्रॉड है, अब उसका रेमेडी हो रहा है ना,
उसका क्या हो रहा है, उसका अब जो समाधान है